बजे की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई। करौन चौराहे पर दुकान में आग लगी है और आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। सूचना देने के बाद भी फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची है। पुलिस ने टैंकर बुलाकर आग बुझाने की कोशिश की है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगी है और आप ये देखिए कैसे जो आग की लपटें हैं वो दूर दूर तक फैली। धुएं का गुब्बार आसमान में और रात के समय में देखिए किस तरीके से आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ये आग फैल गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और आप ये जानते हैं कि आग कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉनिक आइटम में पकड़ता है। करौन चौराहे पर यह दुकान थी और इसमें आग लगी है। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 1 घंटे में पहुंची। पुलिस ने टैंकर बुलाकर आग बुझाने की कोशिश भी की। इस बीच काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक की ये दुकान है, ऐसे में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, गर्मी के मौसम में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। ये घटना भी करौन चौराहे की से सामने आई है, जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में देर रात तकरीबन 1 बजे के आसपास आग लगी। जब राहगीरों ने इस आग को देखा तो डायल 100 को फोन किया। डायल 100 मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को कॉल किया, लेकिन 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं पहुंची। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से टैंकर बुलाया और टैंकर के माध्यम से आग को बुझाने का प्रयास किया। 1 घंटे बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब कड़ी मशक्कत के बाद इस पूरी दुकान के आग लगी थी उस पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, इस दुकान में रखा इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी सामान जो है वो जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कूलर, पंखे इत्यादि की ये दुकान थी और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जो अभी प्रथम दृष्टया संभावना है वो जताई जा रही है। हालांकि देखिए लगातार गर्मी के मौसम में अलग अलग हिस्सों से आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही है। मौसम विभाग भी पहले भी या कहें कि दूसरे डिपार्टमेंट्स लगातार इस बात की तरफ भी अंदेशा जता चुके हैं कि यदि आप अपनी दुकान या मकान में आप रह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को समय समय पर चेक करते रहे, क्योंकि हीट बढ़ने से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके चलते स्पार्किंग की समस्या के चलते आगजनी की घटनाएं भी हो रही है। हालांकि इस आग पर भी लगभग 2 से 3 घंटे बाद काबू पाया जा सका। जी बने रहिए शैलेंद्र, आप हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे की। आज दिल्ली जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय भी दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मुलाकात इनकी होगी और कल मुख्यमंत्रियों की जो बैठक होगी तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री राजधानी में मौजूद रहेंगे और मुलाकात का जो ये सिलसिला है वो देखने को मिलेगा। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात तो होगी ही, लेकिन कल मुख्यमंत्रियों की भी एक बैठक होगी, उसमें भी शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक जो बैठक होगी उसमें शामिल होंगे मोहन यादव और विष्णुदेव साय। फिलहाल आज जो दौरा है डॉक्टर मोहन यादव का, वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। बम्पर जीत के बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी का और ऐसे में 29 की 29 सीटों पर जीत हासिल की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उसके बाद ये पहली मुलाकात होगी डॉक्टर मोहन यादव की और वरिष्ठ नेताओं की पार्टी के। कल मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी ये दोनों ही नेता शामिल होंगे और देखना होगा कि आखिर कैसे रणनीति जो है आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए तैयार की जाती है। मंत्रिमंडल से लेकर हो सकता है कि और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो संभव, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव का ये जो दौरा है, दिल्ली का दौरा, वो बेहद अहम माना जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार भोपाल से और तनु वर्मा भी मेरी सहयोगी साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। सबसे पहले शैलेंद्र, डॉक्टर मोहन यादव राजधानी दिल्ली जाएंगे, मुख्यमंत्रियों की जो एक बैठक होगी उसमें भी वो शामिल होंगे। क्या कुछ चर्चा की जा सकती है?
देखिए, अभी अगर सबसे बड़ी चर्चा की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मिशन 29 का लक्ष्य मध्य प्रदेश बीजेपी ने लिया था, उसको पूरा करने में डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम कामयाब रही है। और उसके बाद देखिए, इस बम्पर जीत के बाद पहला जो दौरा है वो दिल्ली का करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव आज जाने वाले। लगभग 11 बजे के आसपास वह भोपाल से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे और लगभग 1 बजे के आसपास जब वो वहां पहुंचेंगे, उसके बाद पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे और उस जीत के लिए आभार भी व्यक्त करेंगे। देखिए, वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि संगठन ने जरूर मध्य प्रदेश के ने काम किया, लेकिन जीत का श्रेय जो है प्रधानमंत्री और जो आला कमान के नेता है उनको जाता है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार मध्य प्रदेश में दौरे किए, जेपी नड्डा ने यहां दौरे किए, इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे रहे, राजनाथ सिंह के दौरे रहे, तो तमाम जो दिग्गज नेता यहां पहुंचे उनको आभार व्यक्त करने के लिए वो आज दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हो। कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सहित पूरे देश भर के जो बीजेपी शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक होनी है और उस बैठक में भी वो शामिल होंगे। उस बैठक में निश्चित तौर पर इस बात की जरूर चर्चा होगी किस मिशन के तहत या किस रणनीति के तहत डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने काम किया कि मिशन 29 को पाने में कामयाब जो है वो बीजेपी रही है। और इसके साथ ही देखिए, आने वाले समय में जिस बात का आपने जिक्र किया कि मंत्रिमंडल की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में पिछले मंत्रिमंडल में 5 केंद्रीय मंत्री जो है मध्य प्रदेश के कोटे से थे, तो इस बार कौन कौन मंत्री हो सकते हैं इसको लेकर भी कल चर्चा संभावित हो सकती है। जी ठीक है शैलेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। तनु वर्मा भी जुड़ी हुई है। तनु, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्रियों की जो बैठक होगी उसमें वो शामिल होंगे। मेन मुद्दा क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आज दोपहर करीब 12 बजे जो है चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, ठीक उसी तरह से 2024 के भी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस की उम्मीदों पर बीजेपी ने जो है पानी फेरा है और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जिसमें से 1 सीट जो है वो कांग्रेस के झोले में गई है। ऐसे में इन 10 सीटों पर जीत को लेकर सीएम साय जो है सभी कैंडिडेट का जिन्होंने जीत हासिल की है उनका अभिनंदन करेंगे। सभी कैंडिडेट जो है राजधानी रायपुर के प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे और इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। साथ ही इसके बाद अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से किया जाएगा, क्या कुछ बेहतर और किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर भी जो है प्रदेश कार्यालय में आज चर्चा हो सकती है। और इसके बाद सीएम साय जो है करीब 9:20 पर रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दिल्ली में होने वाली बैठक में भी सीएम साय जो है वो शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए तनु, आपका भी, और शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 8 जून को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पीएम मोदी ने मंत्री परिषद के साथ अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्रिमंडल और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की, जिसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल एनडीए की हुई बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। अब 7 जून को एनडीए की होने वाली बैठक में उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 8 जून को शपथ हो सकता है। पीएम आवास में देखिए कैसे बैठक हुई है एनडीए की। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें सत्ता से बाहर करने का विपक्ष का ख्वाब इस बार भी अधूरा रह जाएगा। एनडीए के 2 दल के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द सरकार बनाने की भी अपील कर दी है, जबकि पीएम मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे। पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आजादी के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो तीसरे व्यक्ति होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था।
ऐसे नरेंद्र मोदी के नाम कई संसदीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी हैं। वो बिना विधानसभा का कोई चुनाव पहले लड़े हुए सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से वो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिसने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब पौने 13 साल तक लगातार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 3 विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताने का रिकॉर्ड भी बनाया। गुजरात में रिकॉर्ड बनाने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी अगुवाई में बीजेपी और एनडीए ने लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। नेहरू और मनमोहन सिंह के अलावा मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल के 2 टर्म पूरे किए हैं और गैर कांग्रेसी नेता में सिर्फ मोदी के नाम ये रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी ने अपने 44 साल पुराने इतिहास में अपनी 3 बड़ी जीत हासिल की हैं। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। इससे पहले 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 1996, 1998 और 1999 में सरकार बनाई, लेकिन तब एनडीए के सहयोगियों पर भरोसा करना पड़ा। 2024 की यह जीत बीजेपी के इतिहास के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है और ये कीर्तिमान भी मोदी के सर ही है। राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हर समीकरण को साथ लेकर तैयारियां करनी होती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि तमाम चुनौतियों के बाद भी आखिर कैसे एनडीए तीसरी बार सरकार बना सकता है और वो समीकरण क्या हो सकते हैं। सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने की कैलकुलेशन आसान नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का जोड़ घटाने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे 5 साल तक चलने वाली कैलकुलेशन है, जिसका कांटा 272 के मीटर पर टिके रहना जरूरी है। यही वजह है कि एनडीए ने अपने लिए कई रास्ते तैयार कर रखे। अब समझिए कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ दें तो भी कैसे तीसरी बार मोदी पीएम बने। एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 सीटों की है। अगर टीडीपी विपक्षी गठबंधन के साथ जाती है तो 292 में से 16 सीटें घटाने के बाद 276 सीटें एनडीए के पास रहती, यानी बहुमत से 4 ज्यादा। इसी तरह का गणित कुछ नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर भी है। अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं, एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू की हिस्सेदारी 12 सीटों की है। अगर जेडीयू विपक्षी गठबंधन के साथ जाती है तो 292 में से 12 कम करने के बाद 280 सीटें एनडीए के पास होती हैं, यानी बहुमत से 8 ज्यादा। इन दोनों ही स्थितियों में एनडीए सरकार बना लेगा। लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए का साथ छोड़ दें तो क्या होगा? टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें मिलाकर 28 के आंकड़े तक पहुंचती हैं। अगर दोनों पार्टियां एनडीए छोड़ती हैं तो 292 में से 28 सीटें कम कर दीजिए तो यह आंकड़ा 264 तक पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 कम। ऐसी स्थिति में 18 निर्दलीय उम्मीदवारों को साध कर एनडीए सरकार का गठन हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा गठबंधन होने के नाते एनडीए को ही सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाएगा। उज्जैन से खबर है, जहां नागदा में डैम में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है और दोनों शवों को स्टॉप डैम से बाहर निकाल लिया गया है। दोस्तों के साथ ही स्टॉप डैम में नहाने के लिए गए थे ये बच्चे। साथियों का भी पता लगा रही है पुलिस, क्योंकि अब तक साथियों का पता नहीं चल पाया है। डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है और दोनों के शवों को स्टॉप डैम से बाहर निकाला गया है। कुछ और भी साथी इन लोगों के साथ थे, लेकिन वो अब तक नहीं मिल पाए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है, सर्चिंग जारी है।
और अब खबर रायसेन से है, जहां ओवरब्रिज से कूदकर युवती ने जान दे दी। मंडीदीप में हाईवे के ओवरब्रिज के पास से ही कूदकर युवती ने जान दी है। घटना से हड़कंप मच चुका है। मंगल बाजार पुलिस थाने के पास की ये घटना है और यहां पर ओवरब्रिज से कूदकर एक युवती ने जान दे दी। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। युवती कौन है, कहां से आई थी, इसके बारे में भी जांच चल रही है। सूरजपुर में हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई है। दल से बिछड़े हाथी ने बुजुर्ग को कुचल दिया। 60 वर्षीय ग्रामीण की मौके पर ही जान चली गई। जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहा था बुजुर्ग। सूरजपुर वन क्षेत्र के अखोरा कला की ये घटना है। वन विभाग ने परिजनों को मुआवजा दिया है। 60 वर्षीय बुजुर्ग जो अब नहीं रहे। एक हाथी जो दल से बिछड़ गया, उस हाथी ने बुजुर्ग को कुचल दिया और हाथी के कुचलने की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई है। वन विभाग की तरफ से परिवार को मुआवजा लेकिन दिया गया है। तो इन दिनों हाथियों का आतंक रिहायशी इलाकों में बहुत नजर आ रहा है। गांव में हाथी जो है वो पहुंच जा रहे हैं जंगल से बिछड़कर, दल से बिछड़कर। कई बार हाथी जो है वो आक्रोश में आ जाते हैं और घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब तो जान पर भी बात आ रही है और ऐसे में एक बुजुर्ग को हाथी ने कुचल दिया, जिनकी उम्र 60 साल थी। बुजुर्ग की मौत हो गई है। दल से बिछड़े हाथी ने बुजुर्ग को कुचला है। वरुण राय संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? क्या हाथी को अब जंगल की ओर खदेड़ दिया गया है या अभी भी ग्रामीण इलाकों में हाथी नजर आ रहे हैं? जी देखिए, ये दल से बिछड़े हुए 2 हाथी थी, जहां कल एक हाथी की मौत हो चुकी थी और उसी हाथी के जोड़े में से ये हाथी है जो बिछड़ा हुआ था। और इसी दौरान जब वो अकेले भटक रहा था, जहां ग्रामीण जो है अखोरा कला गांव का निवासी था, वो जंगल की ओर लकड़ी लेने गया और हाथी से उसका सामना हो गया, जहां हाथी ने कुचल दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लिहाजा जो वन अमला है वो मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि देने का काम कर रहा है, लेकिन जो दल से बिछड़ा हुआ हाथी है फिलहाल वो जंगल की ओर है, लेकिन वन अमला अभी भी निगरानी रखने में नाकामयाब है, जिसके लिए जांच में जुटी हुई वन अमला। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वरुण। और अब खबर कटनी से है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पीयूष सरावगी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल गाड़ी में कट्टा लहराने का एक वीडियो आया था जो काफी वायरल हुआ। माधवनगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एम्स एक्ट के तहत धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कल कोर्ट में भी पेश करेगी। जमानत पर चल रहा था पीयूष सरावगी, जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। सतना से खबर, जहां कुएं में उतरे 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है। नागांव थाना के उमरी गांव में ये घटना हुई है। कुएं में गाय दरअसल गिर गई थी और उसको बचाने के लिए जो 3 ग्रामीण हैं वो कुएं में उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने से तीनों की ही मौत हो गई है। गाय को बचाने के लिए 3 ग्रामीण उतरे थे, लेकिन तीनों की ही मौत हो गई। और इधर उमरिया में वन विभाग ने फर्नीचर कारीगरों के घर छापेमारी की है, जहां से बड़ी मात्रा में बेशकीमती सागौन की लकड़ी बरामद हुई है। नौरोजाबाद रेंज के हड़हा गांव में वन विभाग ने छापा मारा। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने बड़े ही गोपनीय तरीके से कार्रवाई की। लकड़ी तस्कर और कारीगरों के गठजोड़ से अवैध कारोबार की आशंका जताई जा रही है और जब छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में यहां पर से जो लकड़ियां हैं, बेशकीमती लकड़ियां, वो जब्त की गई हैं। फर्नीचर कारीगरों के घर पर भी छापेमारी की गई। ग्वालियर में ई रिक्शा में दंपत्ति के लाखों के गहने चोरी करने वाले कंजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने यूपी के कन्नौज से आरोपी को दबोच कर उसके पास से 22 लाख के गहने बरामद किए। घटना के बाद पुलिस ने 1500 सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं।
पुलिस टीम को पता लगा कि दोनों बदमाश कन्नौज के रहने वाले हैं। इसके बाद पुलिस टीम बनाकर कन्नौज भेजी गई और कंजार डेरे से एक आरोपी नरेंद्र कंजर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ ग्वालियर में जेवरात चोरी करना कबूला है। तो ये कार्रवाई बहुत बड़ी, 1500 सीसीटीवी खंगाले गए। इंस्पेक्टर रागिनी बनहार परमार, सब इंस्पेक्टर संदेश भदौरिया और सब इंस्पेक्टर हरेंद्र भदौरिया, इन तीनों के नेतृत्व में लगातार इन्वेस्टिगेशन पिछले दिनों में कर रहा था और ये फुटेज देख के ये लोग पहुंच गए यूपी का। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों